Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Knowledge Update by Pooja. We are back again with another video on polity. In the previous video, we have discussed about the historical background, how East India Company came into our country, how the Britishers came as merely as traders, and how they developed and formulated their rule in our country. So in the first video, we have discussed about how 1600 में एज ट्रेडर्स आए थे, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1757 और 1764 बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के टेन्योर के दौरान जब वो जीत गई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश राज का स्टार्ट किया। तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, जो जो उसके की पॉइंट्स थे वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं जाके अब हम उनको यूज करते हैं। तो इसलिए हमारे को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा कि कैसे उन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, उनका 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, और गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे को उसके सब्सिडरी रखा गया। तो अभी तक हमने ये सब डिस्कस किया था। चलिए आज उसके आगे का पोर्शन डिस्कस करते हैं, जहां हम बात करेंगे उसके फर्दर टेन्योर में कि कौन कौन से चार्टर और अमेंडिंग एक्ट्स आए, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव एक तरीके से रखी जा रही है, ये वो वाली बातें हैं। और हिस्ट्री है थोड़ी बहुत, क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या क्या किया उस दौरान जितने साल उन्होंने रूल किया। तो आज का लेक्चर उसी से स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक होगा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो जहां पे हमने पिछली बार छोड़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट तो उन्होंने बना लिया, फिर उसमें भी उनको कुछ चेंजेस करने पड़े, और वो जो डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के, उनको चेंज करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 बनाया गया। तो चलिए देखते हैं इसमें इस अमेंडिंग एक्ट में क्या क्या लिया गया है उन्होंने। तो इन अ बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द एक्ट ऑफ 1781, ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। इसके फीचर्स क्या थे कि it exempted the governor general and the council from the jurisdiction of the supreme court for acts done by them in their official capacity। तो जहां हमने पिछली बार देखा था कि उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट जब बनाया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा बनाया गया था, बट वो सुप्रीम कोर्ट जैसे अपना नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट होता है वैसा नहीं था। वो सिर्फ रेवेन्यू मैटर्स और वो सब देख रहा था। उसमें भी इन्होंने ये एक्ट किया कि इस वाले अमेंडमेंट में ये लेके आए कि गवर्नर जनरल जो बनाए हैं और उनका जो काउंसिल है, उनको सुप्रीम कोर्ट के दायरे से अलग कर दिया गया, उनको जुरिडिक्शन से ही निकाल दिया गया इन द ऑफिशियल, और उनके द्वारा कोई भी काम किए जा रहे थे ऑफिशियल कैपेसिटी में, उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया। Similarly, it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official actions। उन्होंने साथ ही साथ कंपनी के जो काम करने वाले थे वो लोग भी अगर अपनी ऑफिशियल एक्शंस में कुछ कर रहे थे तो उनको भी जुरिडिक्शन से एग्जिट करवा दिया। ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कई बार कुछ हो रहा था कि भैया हस्तक्षेप हो रहा था कोई सुप्रीम कोर्ट में का, इसलिए उन्होंने अपनी पावर अपने पास रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से उसको निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर्स अराइजिंग इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या था, पैसे की लेन देन को लेके कुछ मैटर्स आते थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, उन्होंने वो भी बंद करवा दिया, बोले नहीं सुप्रीम कोर्ट में पैसे के लगते मैटर्स भी नहीं जाया करेंगे। थर्ड उन्होंने क्या किया, it provided the Supreme Court to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer the personal law of defendants, that is Hindu were to be tried according to the Hindu law and Muslims were to be tried according to the Mohammedan law। अब उन्होंने क्या किया कि जिनके ऊपर भी केस हो रहा था या कुछ अक्यूज थे या कुछ भी था, तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो क्या था, भैया तुमने गुनाह करा है और एक बेसिक ब्रिटिश लॉ के हिसाब से भी हो सकता था कानून कि भैया हमारा ही लॉ चलेगा, बट उन्होंने ये ना करके हिंदू मुस्लिम को वो किया कि भैया हिंदू हिंदू लॉ में ट्राई किए जाएंगे और मुस्लिम्स मुस्लिम लॉ में ट्राई किए जाएंगे। ठीक है, ये किया उन्होंने। उसके बाद करते हैं बात फोर्थ पॉइंट की, इट लेड डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। अब अपने यहाँ पे कैसा होता है, एक हायरार्की होती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला जाएगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये हायरार्की होती है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है।
इन्होंने क्या किया, अपील्स जो प्रोविंशियल कोर्ट की थी, जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की थी, वो टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो वो उन्होंने गवर्नर जनरल को हेड बना दिया, ना कि सुप्रीम कोर्ट को, जज का जजमेंट देने का, यूरिडिक्शन जस्टिस देने के लिए जस्टिस का हेड भी उसको बना दिया गया, गवर्नर जनरल को। और फिफ्थ, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन टू द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। और उन्होंने गवर्नर जनरल के हाथ में ये भी पावर दे दी कि भैया वो रेगुलेशन और बना सकते हैं फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। तो ये अमेंडिंग एक्ट में उन्होंने क्या किया, 5 चीजें कर दी कि भैया गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से एक्सक्लूड करवा दिया कि भैया उसका दायरे में नहीं आएगा, कि उसके ऊपर क्वेश्चन ना किया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि रेवेन्यू मैटर्स को भी निकाल दिया। तीसरा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के हिसाब से करने लगे। फोर्थ, उन्होंने क्या किया, जस्ट प्रोविंशियल कोर्ट्स को जो भी उनके हायरार्की को सुप्रीम कोर्ट ना ऊपर रखते हुए गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल को ऊपर रखा। और गवर्नर जनरल को और भी एम्पावर किया कि फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। तो ये हुआ 70 अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। उसके बाद करते हैं बात, आगे क्या आया। फिर 1784 में और चेंजेस लाने थे, तो पिट्स एक्ट हुआ। ठीक है, पिट्स एक जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उनका नाम है, वो ये पॉलिसीज लेके आए थे, इसलिए पिट्स एक्ट नाम रखा गया 1784 में। ठीक है, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेर इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। पहले तो कंपनी अपने हिसाब से चल रही थी कि भैया यही कंपनी का पूरा कारोबार है और ऐसे ही चलेगी। फिर उसके बाद उन्होंने डिस्टिंग्विश किया कि ये भैया पॉलिटिकल है, ये कमर्शियल एक्शंस है, जो दोनों को विभाजित किया। फिर दूसरी बात क्या कि इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट created a new body called board of control to manage the political affairs. Thus it established a system of double government. अब उससे पहले तो क्या था, सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही सब संभाल रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही सब देख रहे थे कि भैया उन्हीं को सारी चीजें देखनी है, कमर्शियल अफेयर्स भी देखने, पॉलिटिकल भी देखने। फिर उन्होंने क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक काम दे दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दूसरा काम दे दिया। ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स में हैंडल करने का काम मिल गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इसके बाद आती है बारी, इट एम्पावर्ड द बोर्ड टू कंट्रोल और टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सुपरवाइज करने का और डायरेक्ट करने का हक दे दिया सिविल और मिलिट्री फंक्शंस को भी, कि भैया तुम सिविल भी देखो, मिलिट्री भी देखो, रेवेन्यूज भी देखो कि हमारा पैसा कहाँ क्या आ रहा है, ब्रिटिश पोजेशंस, कि भैया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये तो हमारा है, हमने पजेस कर लिया है। तो वो उन्होंने उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये सारी अथॉरिटीज दी कि तुम सिविल और मिलिट्री फंक्शंस भी ध्यान रखो। तो thus the act was significant for two reasons. First, the company's territories in India were for the first time called British possession। जैसे मैं बता रही हूँ कि उन्होंने पहली बार इंडिया की बिलोंगिंग्स को ब्रिटिश पोजेशन कहा कि भैया ये तो हमारी चीजें, हमारा है। And second, the British government was given the supreme control over company's affair and its administration। तो ब्रिटिश का गवर्नमेंट को ही सारा सुप्रीम कंट्रोल मिल गया कंपनी के अफेयर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ बात हुई पिट्स एक्ट 1784 की। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। आगे हुआ भाई 1786 के एक्ट ऑफ 1786। अब इसमें क्या हुआ, इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये दूसरे गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद, वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही प्लेस टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। उन्होंने दो डिमांड्स रखी। सबसे पहले उनकी डिमांड थी ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल्स इन स्पेशल केसेस। अब पहले क्या होता था कि जैसे कि ये हो गए अपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल हो गए, प्लस इनका 4 मेंबर का काउंसिल था। ठीक है, अब कोई बात आई जिसपे कंसेंसस नहीं बन पा रहा, यूनानिमस डिसीजन नहीं बन पा रहा है, तो 3 लोग कुछ बोल रहे हैं और 2 लोग कुछ और बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल और एक प्लस का कुछ और मानना है, और ये तीनों का, पर ये 3 मेजोरिटी में है, पर ये गवर्नर जनरल यहाँ पे माइनॉरिटी वाली सेक्शन है। तो उन्होंने क्या मांगा कि भैया अगर मुझे वीटो पावर मिलनी चाहिए एक तरीके से, कि अगर कभी मेरे को जरूरत पड़े तो मैं काउंसिल का डिसीजन को ओवरराइड करके अपनी बात चलवा सकूं। तो उन्होंने क्या किया, ओवरराइड करने की परमिशन चाहिए थी उन्हें स्पेशल केसेस में, तो वीटो पावर टाइप लेनी थी। और ही शुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। अब इनको मिलिट्री मिलिट्री का चीफ भी बनना था। ये उन्होंने 2 कंडीशंस रखी थी गवर्नर जनरल बनने से पहले।
अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1986 वाज एनेक्टेड टू मेक द बोथ प्रोविजंस। तो ये वाले एक्ट में ये दोनों प्रोविजंस डाल के ये वाला प्रोविजन कर दिया गया कि भैया ठीक है, तुम ओवरराइड भी कर लेना और तुम मिलिट्री को भी संभाल लो और तुम बने रहो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब इसके बाद चार्टर ऑफ 1833 आगे और 1853 ऐसे चार्टर और भी बने जो जहां जहां उन्हें लगा कि कुछ चेंज करना है वहां वहां उन्होंने बनाए हैं। सो 20-20 साल के टेन्योर के बाद तो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का क्या था कि द फीचर ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलोज। इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। तो जब इन्होंने एक्ट ऑफ 1786 बना इसमें जहां पे इन्होंने मांगी कि मुझे ओवरराइडिंग का फंक्शन दो, तो तब इनके लिए तो कर ही दिया था। उसके बाद आने वाले फ्यूचर के जितने भी गवर्नर जनरल्स और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज थे उन सबके लिए ओवरराइडिंग की पावर दे दी गई। ठीक है भैया, सब ले लो, सब गवर्नर्स अपने आप को वीटो पावर लेके रखो। दूसरा इन्होंने क्या चेंज किया, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। उन्होंने गवर्नर जनरल को और पावर दी, कंट्रोल दिया सबऑर्डिनेट्स के अंदर, प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे और मद्रास के ऊपर और पावर देने की, मोर पावर एंड कंट्रोल दे दिया। थर्ड, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 years। तो हर बार क्या होता था, ये 20 years के लिए ट्रेड मोनोपोली कि भैया अफ्रीका के ईस्ट में, सॉरी इधर लिखती हूँ, अफ्रीका के ईस्ट में जितनी भी कोई भी कंट्री पड़ेगी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहां पे व्यापार करेगी। ये हो गया, उन्होंने हर हर बार मोनोपोली ट्रेड की परमिशन ले लेके एक्सटेंड करते जा रहे थे। उसके बाद हुआ, इट प्रोवाइडेड द कमांडर इन चीफ इट प्रोवाइडेड द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। इसमें इन्होंने ये चेंज किया कि यहाँ पे जब ये एक्ट ऑफ 1786 बना, जब कॉर्नवालिस ने बोला मुझे मिलिट्री चीफ भी बनाना है, इन्होंने इस चार्टर में 1783 के चार्टर में ये वाली चीज, सॉरी 1793 के चार्टर में इन्होंने ये चेंज कर दी कि भैया उनको कमांडर इन चीफ नहीं बनने दिया कि तुम मिलिट्री नहीं संभालोगे, मिलिट्री कोई तीसरा बंदा संभालेगा। अगर कोई अपॉइंट किया हो अलग से काउंसिल ने कि भैया वो मेंबर ऑफ काउंसिल नहीं होना चाहिए, पर अगर कोई अलग से अपॉइंट किया है तो ही वो कमांडर इन चीफ बनेगा, अदरवाइज कोई तीसरा आदमी कमांडर इन चीफ मिलिट्री संभालेगा। और फिफ्थ है, इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ हेयर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज। अब इसमें क्या हुआ कि जब 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, तो वो सिर्फ ट्रेड करते थे, हमसे सामान खरीदते थे और हमें पैसे मनी मेटल गोल्ड वोल्ड सब देके जाते थे और यूरोप में जाके बेचते थे और बाकी अपने ब्रिटेन में यहाँ पे जाके बेचते थे। पर जब उन्होंने यहाँ पे रेवेन्यूज कलेक्ट करना शुरू किया 1765 के बाद, तो उन्होंने हमसे ही पैसे लेके हमारा ही सामान बाहर जाके बेचने लगे। अब इसने क्या किया, इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। अब जो वो हमसे ही रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, उस रेवेन्यू से हम ही अपने जो जितने भी उनके काम करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स थे या कंट्रोल के मेंबर या स्टाफ जितना भी था ना, तो स्टाफ की सैलरीज भी इंडियन रेवेन्यूज से आने लगी। तो यहाँ पे उन्होंने लिटरली इंडिया को लूटना शुरू कर दी चुका थे। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कशन रखेंगे और उसके बाद हम आने वाले टाइम में आगे के चार्टर्स डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पढ़ा, जहाँ पे जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, जहाँ गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर करवा दिया गया। ठीक है, और उनके या उनके काउंसिल के किसी भी मेंबर के द्वारा कोई भी काम होगा तो वो एक्सक्लूड किया जाएगा। दूसरी बात हमने की कि भैया रेवेन्यू मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट से अलग रखा गया। तीसरी बात की कि भैया हिंदू को हिंदू लॉ के थ्रू और मुसलमान को मुसलमान लॉ के थ्रू काम करवाया ट्राई किया जाएगा कोर्ट में। चौथी बात हमने पढ़ी कि भैया गवर्नर जनरल ही वहां पे प्रोविंशियल कोर्ट्स की जगह पे और सुप्रीम कोर्ट में ना जाके वो सब गवर्नर जनरल के पास जाने लगे। और फिफ्थ में कि गवर्नर जनरल को फ्रेम करने के लिए कि भैया काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए भी एम्पावर किया गया।
उसके बाद आते हैं पिट्स एक्ट के ऊपर कि कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्शंस चेंज किए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिससे पॉलिटिकल पावर्स उसके पास चली गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, और एम्पावर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया उन्होंने क्लेम किया। तो इसमें से दो बातें निकल के आती है, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया और सेकंड कि सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है। फिर बात की हमने 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कि भैया उन्होंने मांगा कि मुझे ओवरराइड या वीटो करने का पावर चाहिए और मुझे मिलिट्री चीफ भी बनना है। और फिर उसके अमेंडमेंट लाते हुए चार्टर ऑफ 1793 बना कि भैया ओवर राइडिंग पावर सबको मिल गई, सारे गवर्नर जनरल आने वाले सबको, और साथ ही साथ नॉर्मल गवर्नर्स को प्रेसिडेंसीज के। फिर मोर पावर मिली गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के ऊपर, और ट्रेड मोनोपोली मिली 20 ईयर्स एक्सटेंड कर दी गई। और उसके बाद कमांडर इन चीफ जरूरी नहीं था कि काउंसिल का ही कोई हिस्सा मेंबर हो या फिर अगर कोई बाहर का तीसरा आदमी हो सकता था। और चौथी लास्ट बात ये की कि मोड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर हेंसफोर्थ पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज। तो यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आया हो, और आगे का डिस्कशन हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।